फाइनल अकाउंट्स में अपने वर्टिकल फॉर्मेट से फाइनल अकाउंट्स अपने सीखना है। मैं पहले इसके अंदर है सारी थियरी को समझा देता हूँ, उसके बाद में अपने सम स्टार्ट करेंगे। जो समय है उसके सोल्यूशन अपने पास अवेलेबल एज इट इज, जैसे है वैसे ही। राइट। तो ये देखो, ये आपका कॉलेज का पेम्पलेट है। इसमें सबसे पहला तुम्हारा फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट देखो। ये फॉर्मेट में सबसे पहले आपने देखे, देखे ये तुम्हारा शेयर होल्डर्स फंड, फिर उसके बाद में ये तुम्हारी शेयर कैपिटल आएगी, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, फिर उसके बाद में मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर। ये नहीं आएगा कोई भी टाइम, ये वाला जो है ना कभी भी आपको नहीं मिलेगा फंड। और उसके बाद में ये शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट भी कभी भी नहीं होगी। ये सब चीजें कभी भी होगी नहीं। यानी एग्जाम के अंदर की बात तो जाने दो, लेकिन कोई भी जगह पे नॉर्मली फाइनल अकाउंट्स के अंदर ये अपने को देखने को नहीं मिलता। अपने लिए इम्पोर्टेंट कौन सी बात है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। ये तुम्हारी जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है ना, वो लॉन्ग टर्म बोरेंगे यानी क्या, तुम्हारे डिबेंचर इसके अंदर आएंगे। और ये डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी कभी होगी नहीं। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में कोई भी लोन वगैरह हो ना बैंक की, तो इसके अंदर आएगा। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन इसके अंदर आएगा। फिर ये वाला देखो करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंदर क्या आएगा, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में नॉर्मली अपने बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिख सकते हो। राइट। इसके बाद में ट्रेड पेएबल है। ट्रेड पेएबल यानी तुम्हारे क्रेडिटर्स और तुम्हारे ट्रेड पेएबल यानी बिल्स पेएबल आएंगे। फिर इसके बाद में अदर करंट लायबिलिटी। तो अदर करंट लायबिलिटी कोई भी तुम्हारे आउटस्टैंडिंग खर्चा है वगैरह कुछ भी हो ना, वो यहाँ पे आएगा। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में याद रखना है कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या क्या चीजें आती है। तो नॉर्मली अपने शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर कौन कौन सी बातें आती है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर नॉर्मली अपने देखेंगे इनकम टैक्स का प्रोविजन और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये सब इसके अंदर अपने लिखे। राइट। तो अब देखो इसको आगे करते हैं कंटिन्यू। मैं ये सब चीजों को एक के बाद एक आपको समझा रहा हूँ। देखो शेयर कैपिटल से अपने शुरू करेंगे। सबसे पहली शेयर कैपिटल देखो, फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल, फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल डिफरेंट क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी ट्रीटेड सेपरेटली। यानी हर तरह से अलग लिखना है सबको। और नंबर ऑफ क्या लिखेंगे अपने, देखो पहले तो इसके अंदर नंबर एंड अमाउंट ऑफ शेयर ऑथोराइज, फिर दूसरा आएगा नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। ये सब आएगा नहीं आपको। पर वैल्यू पर शेयर और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अपने बनाने का आता नहीं है, उसमें अपने ये नहीं है। और द राइट्स एंड प्रेफरेंस एंड रिस्ट्रिक्शंस, ये सब भी नहीं आएगा। खाली याद क्या रखना है तुमको, इसके अंदर सिर्फ शेयर कैपिटल का पूरा शेड्यूल बनाने का आएगा। उसमें लिखेंगे अपने इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, ऐसा लिखेंगे। क्या लिखेंगे अपने, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल खाली लिखेंगे इसके अंदर। फिर इसके बाद में देखो नेक्स्ट देखे इसके अंदर, तो shares in the company held by each shareholder holding more than 5%, shares specifying the number of shares held। फिर उसके बाद में आएगा shares reserved for issue under option and contract यानी commitment for the sale of shares or disinvestment। ये जितना भी आपने देखा है ना, ये है जरूर कंपनी के फॉर्मेट के अंदर, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है। राइट। हर तरह के शेयर्स यहाँ पे लिखेंगे अपने। हाँ, इसमें याद क्या रखना है, देखो कॉल्स अनपेड एंड माइनस होगा। और जो फोरफिटेड शेयर्स है ना, वो भी तुमको यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर से माइनस करना है। ये सब माइनस करके इसको अपने एक नोट के अंदर लिखेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि तुम पूरे पहले पूरा फॉर्मेट अपना लिख देना है। ये जो फॉर्मेट है ना, जैसा है वैसा, ये जो फॉर्मेट है जैसा है वैसा, जैसे ही तुम्हारे हाथ में सप्लीमेंट्री आए तो वैसे लिख देना नॉर्मली। तो जैसे ही इसको लिख दिया, एक एक चीज, हर चीज कोई है नहीं ये नहीं देखना है, सब लिख देने, बराबर। लेकिन इसमें क्या नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। देखो नोट नंबर लिखेंगे, लेकिन फिगर्स एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड लिखेंगे, ये चौथा वाला नहीं लिखेंगे। इसकी कॉलम अपने को बनाने की नहीं है।
राइट। मैं नॉर्मली क्या करवाता हूँ, ये एक पेज पे लिखाता हूँ इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर ये जो तुम्हारी असेट्स है वो दूसरे पेज पे, वर्टिकल फॉर्मेट, यानी पहले पेज का टोटल और दूसरे पेज का टोटल तुम्हारा सेम आना चाहिए, राइट। अब देखो इसमें आगे शेयर कैपिटल के बाद में आता है तुम्हारा रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में कौन कौन सी चीजें आएगी, तो देखिए इसमें रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर तुम्हारी पहले तो कैपिटल रिजर्व आएगी। पहले आएगी तुम्हारी कैपिटल रिजर्व, उसके बाद में सीआरआर यानी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। याद है ये सीआरआर किस वक्त करते थे अपने, कैपिटल रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर के टाइम पे अपने इसको यूज करते थे। फिर आएगा उसके बाद में तुम्हारा सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके बाद में तुम्हारा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, उसके बाद में तुम्हारा रिवैल्यूएशन रिजर्व। और ये सारी जो रिजर्व है ना वो तुमको लिखनी है, कंपलसरी है ये सारी रिजर्व, राइट। और अदर रिजर्व अगर हो तो स्पेसिफाई करना है। अब सीधा आएगा तुम्हारा ये वाला, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या, सरप्लस यानी तुम्हारा प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एप्रोप्रिएशन के बाद तुम्हारे पास प्रॉफिट बचता है तो इसको यहाँ पे ऐड करें। ये ऐसा शेड्यूल है जो खाली रहता है फिर, मतलब इसका टोटल नहीं करेंगे हम, इसका टोटल अपने सबसे लास्ट में करेंगे, इसका टोटल अपने सबसे लास्ट में करेंगे। अब देखिए इसमें टोटल अपने लास्ट में करना है। डेबिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा तो अगर माइनस किया जाए, ये सब मैं आपको जब सम करेंगे तो उस वक्त समझाऊंगा। लेकिन याद रखना है कि कैपिटल में कौन कौन सी चीजें आएगी, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल आएगी। और दूसरे में अपने क्या करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर अपने क्या लिखेंगे, सारी रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, स्टैट्यूटरी रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, सब इसके अंदर आएगा। और इसमें अपने प्लस करेंगे अपना जो सरप्लस है प्रॉफिट का, वो इसके अंदर अपने प्लस करेंगे। अब थर्ड देखो, लॉन्ग टर्म बोरिंग आता है, याद रखना है इसको। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूड होगी, देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर सबसे पहले तुम्हारे बॉन्ड्स और डिबेंचर्स आएंगे, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। उसके बाद में टर्म लोन, टर्म लोन यानी लॉन्ग टर्म की लोन, 15 साल की, 10 साल की लोन इसके अंदर। अगर बैंक से लिए तो अलग से दिखाना है, और अदर पार्टी से लिए तो अलग दिखाना है। डिफर्ड पेमेंट लायबिलिटी होगा नहीं तुम्हारे लिए, हाँ कभी कभी डिपॉजिट्स होगा, ये डिपॉजिट्स तुम्हारे अंदर होगा। लोन्स एंड एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज कभी भी नहीं होगा, लॉन्ग टर्म मेच्योरिटीज भी कभी नहीं होगा। और ये होगा शायद कोई सम के अंदर, कौन सा, अदर लोन्स एंड एडवांस, शायद कोई सम के अंदर हो। तो आपको खाली चार चीज याद रखनी है, कौन कौन सी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर अपने एक तो डिबेंचर्स होगा, बॉन्ड्स होगा, या तो लॉन्ग टर्म की बैंक की लोन, बैंक लोन लिखा हो ना तो इसमें लिख देना है बैंक लोन, या तो लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिखना हो तो अपने इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर अपने लिख देंगे। फिर इसके बाद आगे देखें, देखिए इसमें बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स है, अगर वो मैच्योरिटी के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का होता है, पर ये अपने आता नहीं है क्वेश्चन में कभी भी। यानी मतलब अगर समझोगे पहली लोन ली है तो पहले लिखना है, दूसरी लोन को अपने दूसरा लिखेंगे, तीसरी लोन को अपने तीसरा लिखेंगे, इस तरह से सीक्वेंस में लिखना है, एक के बाद एक, राइट। फिर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, तो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या आता है, ट्रेड पेबल्स एंड अदर्स। पर ये लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म है, जैसे क्रेडिटर्स लिखा हो, ट्रेड क्रेडिटर्स, तो उसको कहाँ लिखेंगे अपने, शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर लिखेंगे, यहाँ पे नीचे शॉर्ट टर्म बोरिंग और अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर अपने इसको लिखेंगे। वो समझा रहा हूँ देखो। अब ये डी में देखें तो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हमेशा खाली रहेगा, इसमें कुछ नहीं आएगा। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये भी हमेशा खाली रहेगा, ये भी हमेशा खाली रहेगा, यानी प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट से और अदर, ये आता नहीं है क्योंकि अभी तक तुमने इसके बारे में कभी सीखा ही नहीं है, इसलिए ये आएगा ही नहीं। अब शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, तो लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड यानी बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसको फ्रॉम बैंक्स एंड फ्रॉम अदर पार्टीज। फिर लोन इन एडवांसेस फ्रॉम अदर पार्टीज लिखा गया है,
जिसमें डिपॉजिट्स एंड अदर लोन्स एंड एडवांसेस लिखा है। फिर यहाँ देखें बोरोइंग्स लिखा है, शेल फर्दर बी क्लासिफाइड सब क्लासिफाइड सिक्योर और अनसिक्योर, याद रखना ये कैसे क्लासिफाई करना है इसको, अपने सिक्योर और अनसिक्योर के अंदर इसको क्लासिफाई करना है, याद रखो सिक्योर एंड सिक्योर के अंदर नेचर ऑफ सिक्योरिटी शेल बी स्पेसिफाइड सेपरेटली इन ईच केस। यानी ये जो चीजें है ना ये कैसी चीजें कि आपको खाली है ना बतानी है, शो करनी है, ये एडजस्टमेंट के अंदर लिखी जाएगी लेकिन अपने खाली साइड पे उसको अलग से ब्रैकेट में लिख के बताएंगे और दो उसका बाइफर्केशन करके बताएंगे, इसको कोई एडजस्टमेंट ना समझे अलग तरीके से। अब आगे देखें पीडीआर एंड अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट है तो इंटरेस्ट वगैरह का, पर ये आएगा नहीं क्वेश्चन में अपने, इसको जाने देते हैं। अब आगे देखो अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, करंट मैच्योरिटीज ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन, एक भी आएगा नहीं क्वेश्चन में। हाँ कौन सा आएगा तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर देखें इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये तुम्हारा interest accrued but not due on borrowing and interest accrued and due on borrowings, फिर income received in advance, most important unpaid dividend, इसके अंदर ये आएगा। ये सब चीजें इसके अंदर आपको कॉमनली देखने को मिलेगी। अब देखो ये दूसरा है अदर पेएबल्स, तो स्पेसिफाइड नेचर ये सब लिखा है, ये ऊपर जो लिखा है ना ब्रैकेट पूरा पैराग्राफ उसमें से कुछ भी नहीं आएगा, डबल स्पेस बोल, ये जैसा कॉलेज का है ना वैसा मुझे डायरेक्टली मिल गया था, सीधा मैंने वही इसके अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर दे दिया है। अब ये तुम्हारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आएगा, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एंड अदर, इधर में क्या आता है, तो नॉर्मली शॉर्ट टर्म प्रोविजन में अपने लिखते हैं तुम्हारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का प्रोविजन और इनकम टैक्स प्रोविजन लिखेंगे और डिक्लेयर डिविडेंड, डिविडेंड जो डिक्लेयर होता है वो ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर अपने अलग से, तो ये तुम्हारी एक लायबिलिटी साइड अभी कम है। अब इसके बाद में अपने देखते हैं कौन सी, असेट साइड, तो असेट में टेंजिबल असेट्स, नॉर्मली असेट जब भी अपने करते हैं असेट्स करेंगे तो असेट्स को कैसे करेंगे, इस तरह से अपने ब्लॉक बनाएंगे असेट का, और ये जो ब्लॉक है ब्लॉक के अंदर अपने नॉर्मली यहाँ पे आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा, ये यहाँ पे ये जगह पे अपने लिखेंगे अपने क्लोजिंग, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस करेंगे। और इसके बाद में क्लोजिंग के पहले जितना भी एडिशन डिडक्शन होता है ना वो सब यहाँ पे अपने लिखना पड़ता है, जितना भी एडिशन डिडक्शन होता है यानी जब भी फिक्स एसेट का अकाउंट बनाया जाएगा तो पहले अपने फिक्स एसेट का यहाँ पे ब्लॉक बनाएंगे, फिक्स एसेट ब्लॉक ऑफ एसेट, राइट। और ये ब्लॉक ऑफ एसेट्स के अंदर सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में अपने लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे लिखेंगे अपने ओपनिंग, और ओपनिंग लिखने के बाद में इसके बाद में ये साल में जितना भी एडिशन हुआ ना वो एडिशन यहाँ पे अपने प्लस किया जाएगा, एडिशन प्लस करने के बाद में सेल अगर है तो सेल माइनस किया जाएगा, उसके बाद में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और उसके बाद में लास्ट में अपने लिखेंगे करंट ईयर का प्रोविजन, करंट ईयर डेप्रिसिएशन, और ये सब माइनस करेंगे उसके बाद में अपने को मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस लास्ट में, इस तरह से इसको करना है अपने। पर है कई बार क्या इसमें प्रॉब्लम अपने ये होती है कि समझ नहीं पाते कि कब क्या लिखना है, ओपनिंग क्लोजिंग कैसे करना है, तो दो तीन समय से करेंगे जिसके अंदर अपने पता चल जाएगा कि कैसे इसको कंटिन्यू करेंगे अपने। सारी की सारी तुम्हारी जो टेंजिबल एसेट्स है ना वो यहाँ पे आएगी, इसमें लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड फर्नीचर, फिक्चर्स, फिर उसके बाद में इक्विपमेंट है, व्हीकल्स है, ऑफिस इक्विपमेंट एंड अदर्स अगर हो तो स्पेसिफाई करना है। फिर इनटेंजिबल एसेट्स अलग बनानी है, इसमें तुम्हारी गुडविल आती है, ब्रांड ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मास मास ट्रेड एंड पब्लिशिंग टाइटल्स, फिर इसके बाद में माइनिंग राइट्स, कॉपीराइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, बहुत सारी इनटेंजिबल एसेट्स, प्रॉपर्टी राइट्स भी इसमें आते हैं, इसका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बनाते हैं,
और वो अपने सिलेबस में नहीं है, अपने इसको करना नहीं होता है, सिर्फ इतनी राह दे। अब नेक्स्ट देखो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यानी क्या? ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अलग से लिखा हो तो ही लिखना है, बाकी सारे इन्वेस्टमेंट को अपने करंट इन्वेस्टमेंट मानते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में किया हो, इक्विटी शेयर में किया हो, प्रेफरेंस शेयर में, गवर्नमेंट या तो ट्रस्ट सिक्योरिटी में, बॉन्ड में, डिवेंचर्स में, म्यूचुअल फंड में, पार्टनरशिप फंड में, किसी जगह पे भी तुमने इन्वेस्टमेंट किया हो जो लॉन्ग टर्म का हो, वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगा। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बाद सीधा आपने लिखेंगे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इसमें अपने लिखेंगे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। देखिए लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर तुम्हारी सिक्योरिटी डिपॉजिट आएगी पहले, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। और सिक्योर यानी किसी को अपने लोन दिए, हमने किसी को लोन दिए, ये यहाँ पे आएगा। फिर इसके बाद में अगर ये सिक्योर्ड है तो सिक्योर को क्लासीफाई करें, यानी किसी प्रॉपर्टी को गिरवी रख के अगर हमने लोन दी है तो अपने इसको यहाँ पे लिखेंगे अलग से। और अनसिक्योर हो, लेकिन अनसिक्योर भी अगर अच्छी है, यानी वो टाइम पे पैसा दे रहा है, तो अपने इसको अलग से लिखेंगे और डाउटफुल को अलग से लिखेंगे। राइट। फिर लास्ट में आता है देखो अदर नॉन करंट एसेट। अब अदर नॉन करंट एसेट में क्या आता है? मोस्ट इंपोर्टेंट तुम्हारे बेटे सॉरी डेटर्स, तुम्हारे डेटर्स आएंगे। और डेटर्स में वापिस क्या होते हैं? डेटर्स ओल्डर देन 6 मंथ्स एंड डेटर्स नॉट ओल्डर देन 6 मंथ्स, ये दो अलग अलग करने के, यानी 6 महीने से पुराने और 6 महीने से 6 महीने के अंदर वाले, ये दो अलग अलग डेटर्स को अलग लिखे। फिर नॉन करंट एसेट्स में दूसरा आता है तुम्हारा अपने अलाउंसेस है, टैक्स है, वो सब माइनस कर देने का तुमको। रिसीवेबल सब इसके अंदर आएगा। और ट्रेड रिसीवेबल यानी जैसे बोला डेटर्स तुम्हारे इसके अंदर। फिर करंट इन्वेस्टमेंट आए, ये तुम्हारा नॉर्मल इन्वेस्टमेंट। कौन सा इन्वेस्टमेंट? ये अपने नॉर्मल इन्वेस्टमेंट जो बोलते हैं ना वो, ये शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट। नॉर्मली जो भी इन्वेस्टमेंट दिया जाएगा वो इसी एड में अपने लिखेंगे। राइट। देखो ये सब शॉर्ट टर्म का है। फिर उसके बाद में इन्वेंट्री यानी स्टॉक। अब इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल का अलग से लिखना है, वर्क इन प्रोग्रेस अलग से लिखना है, और फिनिश गुड्स। स्टॉक इन ट्रेड, अगर ये रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स अक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग लिखा है तो अलग से। मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें लूज टूल्स है, लूज टूल्स पूछा जाता है वो इन्वेंट्रीज पे लिखता है। राइट। फिर आता है देखो वापिस ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल यानी वही तुम्हारे डेटर्स, इसको भी अलग से अपने करें। एक्सीडिंग 6 मंथ्स अलग करेंगे और नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स इसको अलग करेंगे। दो जगह पे ट्रेड रिसीवेबल लिखे जाते हैं। और ये ट्रेड रिसीवेबल जो है अदर नॉन करंट असेट वाले, वो लॉन्ग टर्म के होते हैं, और ये वाले जो है वो तुम्हारे शॉर्ट टर्म के होते हैं। अपने लिए ये अदर नॉन करंट असेट वाले काम के नहीं होते, यानी एग्जाम में तुमको कहीं पे भी लिखने का आएगा नहीं है। फिर ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखिए, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या देखेंगे अपने? सबसे जरूरी पार्ट इसके अंदर याद रखो कि इसमें तुम कैश विद बैंक, अरे नहीं ये बैंक बैलेंस को अलग करेंगे। अगर शेड्यूल बैंक में बैलेंस है तो उसको अलग लिखेंगे, और नॉन शेड्यूल बैंक में बैलेंस है तो उसको अलग लिखेंगे। फिर ये आएगा तुम्हारा कैश ऑन हैंड। राइट। और अगर दूसरा कुछ भी है तो उसको अलग से लिखेंगे। अपने तो खाली दो काम का है, ये जो मैंने दो टिक किया है ना वही खाली दोनों काम के, बाकी कोई इतना ज्यादा आता नहीं है। अब देखो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस यानी किसी पार्टी को एडवांस सैलरी दी हो ना अगर अपने एम्प्लॉइज को, तो यहाँ पे आए। राइट। और इसके बाद में अदर करंट एसेट होता नहीं है ये, पर ये सॉरी अदर करंट एसेट होता है, सॉरी। इसमें क्या आता है अदर करंट एसेट में? तुम्हारी इनकम रिसीवेबल और एक्सपेंसेस तुमने प्रीपे कर दिए हो तो वो सब यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद में कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट, ये आपको बैलेंस शीट में लिखना नहीं है, इसकी नोट बनानी है, लेकिन बैलेंस शीट में लिखेंगे नहीं, इसको नोट फुट नोट में लिखेंगे, यानी लास्ट में लिखेंगे, बैलेंस शीट के सबसे लास्ट में। पता है आपको ये इसमें क्या क्या आता है? एक तो क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेजेस दैट, यानी किसी ने अपने ऊपर केस किया है और अभी तक केस वो मंजूर नहीं हुआ है, कोर्ट ने उसको क्या केस, सामने वाली पार्टी भी जीती नहीं है और अपने भी जीते नहीं, इस तरह के केस है वो सब यहाँ पे आए। ये तो खाली तुम्हारा क्या हुआ? बैलेंस शीट हुआ था, पीएनएल अकाउंट अब आएगा, समझे? और पीएनएल अकाउंट ये आता, पीएनएल अकाउंट में दो इनकम, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और दूसरी अदर इनकम। तो इनकम और इसके बाद में एक्सपेंसेस शुरू हो गए। एक्सपेंस में तुम्हारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम,
यानी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसका ओपनिंग स्टॉक, इसमें परचेस को प्लस करेंगे नहीं। इसमें कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम में ये नहीं आएगा, खाली परचेज करेंगे। चेंज इन इन्वेंट्रीज है ना, उसी वक्त अपने करेंगे। चेंज इन इन्वेंट्री जब लिखेंगे ना, तब अपने क्या लिखेंगे इसके अंदर, देखो जब भी अपने चेंज इन इन्वेंट्री लिखेंगे तो चेंज इन इन्वेंट्री के अंदर अपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों को माइनस करेंगे। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक तीनों तीन, चाहे वो स्टॉक इन ट्रेड हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो, या फिर तुम्हारा फिनिश गुड्स हो, कोई भी हो उसको। फिर अपने लिए सबसे जरूरी शुरू यहाँ से होता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, यानी एम्प्लॉय की सैलरी, रेम्यूनरेशन सब यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद आएगा तुम्हारी फाइनेंस कॉस्ट, यानी बैंक के सब चार्जेस या कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा। फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसका अलग शेड्यूल आपको नहीं बनाना, इसकी नोट अलग नहीं बनानी। ये तुमको कहाँ से ले लेना है, टेंजिबल एसेट में से डायरेक्टली इसको ले लेना। ये टेंजिबल एसेट में तुम डेप्रिसिएशन निकालोगे तो इसको यहाँ से डायरेक्टली ले। फिर अदर एक्सपेंस, उसका आपने शेड्यूल अलग से बनाएंगे। राइट, तो ये हुआ तुम्हारे लिए एक्सपेंसेस का टाइप। पीएनएल अकाउंट कभी भी तकलीफ नहीं देता है, कि पीएनएल अकाउंट समझ में आ जाता है जल्दी। फिर ये देखो, पीएनएल अकाउंट तो खाली खत्म हुआ है, इनकम में से एक्सपेंस माइनस किया ना, तो तुमको सबसे पहले मिलेगा क्या, प्रॉफिट फ्रॉम एक्सेप्शनल आइटम। क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब इसमें से एक्सेप्शनल आइटम अपने माइनस करेंगे। फिर उसके बाद में आएगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। फिर उसके बाद में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम माइनस करेंगे तो मिलेगा उसके बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद मिलेगा अपने को प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट में से अपने करंट टैक्स, अपने करंट टैक्स से जाता है, डिफर टैक्स आता ही नहीं है क्वेश्चन, वो माइनस करेंगे तो अपने प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन मिलेगा। फिर अगर कोई डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का कोई भी प्रॉफिट हो तो इसको यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे, पर ये आता नहीं है, लिखना है, आता नहीं है पर लिखना जरूरी है। फिर इसमें से टैक्स एक्सपेंस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ये भी आएगा नहीं कभी भी, बराबर। ये सब चीजें तुमको माइनस कर देनी है। माइनस करने के बाद तुम क्या करोगे, एक बार ये सब माइनस हो गया उसके बाद में तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। अब ये फाइनल आंसर भी, इसके अंदर भी वापस तकलीफ है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड आया, फिर उसमें अपने अर्निंग पर शेयर फाइंड आउट करेंगे, यानी ईपीएस फाइंड आउट करेंगे, बेसिक और डायलूटेड। ये आता नहीं है कोर्स में, इसलिए इसको अपने देखने की जरूरत नहीं है। देखो अब क्या क्या चीजें आती है इसके अंदर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल, सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विस आएगी इसके अंदर। फिर अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, फिर उसके बाद में एक्साइज ड्यूटी, ये सब जो है ना माइनस करेंगे। एक्साइज ड्यूटी माइनस होगी। इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस कंपनी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन शैल इंक्लूड रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट, पर ये आएगा नहीं अभी तो इसमें, नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट में क्या आएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस और कोई भी बोरोइंग का चार्ज आएगा। फिर अदर इनकम, अदर इनकम में क्या, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम और नेट गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट को बेचने से लॉस होगा ना तो भी यहाँ से माइनस करेंगे, राइट। और अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। फिर ये एम्प्लॉय बेनिफिट आएगा जिसमें सैलरी और वेजेस आएगा, और दूसरे कोई भी ईएसओपी यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम या फिर प्लान जो है वो, और एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस सब इसमें आएगा। डेप्रिसिएशन अलग से, उसका याद रखो, बार बार बोलता हूँ, इसकी नोट अलग से बनाने की नहीं, अपने जो इंटेंजिबल एसेट में आएगा इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख ले। एनी आइटम ऑफ income and expenditure which exceeds 1% of the revenue from operation or 1 lakh whichever is higher। अब इसमें देखें आगे, ये डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड है, देखो इसकी नोट है पूरी। ये सब अपने काम का जो है ना वो नहीं समझाता हूँ, बाकी जो काम का नहीं मैं नहीं समझा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे लिखा है, ये रूल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सम तुम्हारा इसी के बेस के ऊपर है। क्या लिखा है कि नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड और पेड बाय अ कंपनी फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर एक्सेप्ट आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 2। यानी जब तक डेप्रिसिएशन ना निकालो तब तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, पहला, राइट। और दूसरा, out of money provided by the central government or state government for the payment of dividend by the company in pursuance of a guarantee given by that government। कई बार क्या गवर्नमेंट अपने को पैसे देती है तो उसमें से अपने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, समझे ना। द कंपनी हैज टू ट्रांसफर
प्रॉफिट में से एक हिस्सा उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा किसके अंदर, रिजर्व में। जब तक रिजर्व में ट्रांसफर ना करे तब तक डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर सकते। और कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता अपनी फ्री रिजर्व के अंदर से। कंपनी अपने फ्री रिजर्व में से कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। और यहाँ पे 2014 में कंपनी के अंदर रूल बनाया गया था, कंपनीज एक्ट के अंदर, उसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड शैल नॉट एक्सीड द एवरेज ऑफ द रेट ऑफ डिविडेंड was declared by in the 3 years immediately preceding the previous year। यानी अगर कंपनी ने नक्की किया कि वो उसके पास पैसे नहीं है, इस बार प्रॉफिट नहीं हुआ, तो फ्री रिजर्व में से उसने अपने मेमोरेंडम में लिखा है कि हम फ्री रिजर्व में से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, वो डिक्लेयर कर सके। लेकिन कितना डिविडेंड डिक्लेयर करें, पिछले 3 साल की एवरेज से ज्यादा नहीं। ज्यादा से ज्यादा कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, पिछले 3 साल की एवरेज है बस, बाकी नहीं। राइट, एंड द टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम सच एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो 1/10 यानी 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमारी पेड अप कैपिटल है, उससे 10%। पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व दोनों का टोटल करो ने, तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेरे को देखो, इसको समझाता हूँ बराबर से। देखो इसमें ये लिखा हुआ, टोटल अमाउंट ड्रॉन फ्रॉम सच एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शेल नॉट एक्सीड, कितना नहीं एक्सीड होना चाहिए, 1/10। मोस्ट इंपोर्टेंट 1/10 ऑफ द सम ऑफ द, किससे 1/10, तो पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व, ये दोनों से, दोनों का टोटल कर दो, उसका 10% से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, ये याद रखना है इसमें। और द अमाउंट, अगर एक बार तुमने अमाउंट निकाल भी दिया, तो जो अमाउंट निकल गया ना, उसके बाद में जो निकला हुआ अमाउंट है आफ्टर सच विड्रॉल शेल नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल। यानी रिजर्व में इतना पैसा लास्ट में बचना चाहिए कि जो हमारी शेयर कैपिटल का कितना होना चाहिए, 15% एटलीस्ट होना चाहिए, उससे कम नहीं हो जाना चाहिए। यानी 3 रूल हो गए। एक तो जो डिविडेंड डिक्लेयर करो वो पिछले 3 साल की एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो भी डिविडेंड डिक्लेयर करे वो डिविडेंड शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और तीसरा रूल कौन सा है कि 15% से कम नहीं हो जानी चाहिए फ्री रिजर्व। हमारी फ्री रिजर्व पेड अप कैपिटल के 15% से कम नहीं हो जानी चाहिए। अगर ये हो गया तो ये इलीगल करार किया जाएगा, राइट, और कंपनी के सारे डायरेक्टर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। और प्रोविजन करने के बाद तुम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। इतने सारे रूल्स है इसके अंदर। इंटरिम डिविडेंड भी प्रोवाइड किया जा सकता है, पर ये सब कुछ काम का नहीं है अभी। और देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का प्रोविजन कितना करे वो, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, याद रखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। क्या लिखा है, एप्लीकेबिलिटी, कोई भी कंपनी जिसकी नेटवर्थ कितनी हो, 500 करोड़ या तो उससे ज्यादा, और टर्नओवर 1000 करोड़ या तो उससे ज्यादा हो, और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या तो उससे ज्यादा हो ड्यूरिंग कोई भी फाइनेंशियल ईयर, तो बोर्ड कितना स्पेंड करेगी, उसके टोटल नेट प्रॉफिट का कम से कम 2% हिस्सा, कम से कम 2% हिस्सा ऑफ द कंपनी मेड ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर परसुएंस ऑफ सीएसआर। सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, and in case of failure to spend such amount, disclose in board report reasons for not spending the amount। ये रीजन भी बताना पड़ेगा तो ये क्यों नहीं किया। अगर 2% तुमको स्पेंड, यानी हर कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ और टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा हो और प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा हो, उसको अपने नेट प्रॉफिट का कम से कम 2% हिस्सा सीएसआर में स्पेंड करना। सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के लिए पैसा खर्च करना है, कंपलसरी है। और ये भी कब बनाया गया था, 2014 के अंदर।